बात इसी महीने 27 अगस्त की है। बेंगलुरु से 110 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है चिंपुगनहल्ली। इसी चिंपुगनहल्ली इलाके में एक शख्स लोकल पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस स्टेशन में जब घंटी बजती है, पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं। सामने वाला फ़ोन पर जो कुछ बताता है उसे सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। फ़ोन करने वाले ने कहा कि साहब, मैं अभी एक इलाके से गुजर रहा हूँ। उस इलाके का उसने पता बताया और कहा, मैंने एक अजीब चीज़ देखी। एक कुत्ता जो है अभी मेरे पास सामने है और उसके मुंह में एक इंसानी हाथ है। अब जैसे ही पुलिस ने यह सुना, फ़ौरन पुलिस की एक टीम मौके के लिए रवाना हो गई। पुलिस वहाँ पहुँचती है। कुत्ता तब तक भाग चुका था, लेकिन सड़क किनारे एक इंसानी हाथ पड़ा था। पुलिस ने आसपास में देखा और कुछ मिला नहीं। अब इंसानी हाथ मिलने का मतलब था कि पुलिस के लिए एक नया केस था। फ़ौरन आला पुलिस अफसरों को खबर दी गई। इसके बाद ये तय हुआ कि आसपास के इलाकों की तलाशी ली जाए। अब पुलिस आसपास के इलाकों की तलाशी लेनी शुरू करती है। धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाता है। थोड़ा आगे बढ़ती है, कुछ और एक इंसानी अंग, एक दूसरा पैर, हाथ, कुछ जगहों पर और आगे बढ़ते हैं, पैर, उंगलियां। अब एक जगह पर लाश के टुकड़े थे नहीं और पुलिस फोर्स को बुलाया जाता, उसका कहा जाता आसपास के सारे इलाके को खंगालो। अब धीरे धीरे करके जब पुलिस तलाश कर रही है तो लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में, यानी 5 किलोमीटर तक पुलिस की तलाशी पहुंच गई। इन 5 किलोमीटर के दायरे में तलाशी के दौरान कई घंटे बाद पुलिस को एक इंसानी लाश के कुल 19 टुकड़े मिलते हैं, 19 बॉडी पार्ट्स। पुलिस भी हैरान, क्योंकि इस इलाके की पुलिस के लिए पहला केस था जहां कोई कत्ल हुआ और कत्ल के बाद लाश के टुकड़े 5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह फेंके गए। जाहिर सी बात है, इतनी दूरी के अंदर ये सारे टुकड़ों को फेंकने का मकसद कातिल का एक ही होगा, या कातिलों का, कि पुलिस को ये लाश के टुकड़े एक साथ ना मिले, पुलिस कंफ्यूज रहे और ये केस कभी खुले नहीं। अब पुलिस ने 19 टुकड़े तो बरामद कर लिए, लेकिन अभी भी तलाश जारी थी और उसकी वजह एक थी। बॉडी के सारे पार्ट्स तो मिल गए, लेकिन सर गायब था, यानी चेहरा नहीं मिला। अब बगैर चेहरे के लाश किसकी है, कैसे शिनाख्त करें? लेकिन 19 टुकड़ों ने एक निशानी दे दी थी, और वो निशानी ये थी कि जो हाथ मिले या पैर मिले उसमें कुछ गहने एकदम जस के तस थे। मतलब कातिल ने गहने नहीं उतारे, और उन गहनों से ये पता चला कि लाश एक महिला की है, किसी फीमेल की। और गहनों से ये भी आइडिया मिल गया कि ये मर्डर जो है लूटपाट की नीयत से नहीं किया गया, क्योंकि अगर कातिल का मकसद लूटपाट होता तो फिर वो गहने लाश के टुकड़े करने के बाद भी छोड़ता नहीं, मतलब अपने साथ ले जाता। अब पुलिस ने 19 टुकड़ों को संभाला, उसे भेजा सरकारी अस्पताल, वहाँ रखा। फॉरेंसिक टीम ने हर जगह मौके का मुआयना किया। अब चैलेंज ये कि बिना चेहरे की इस लाश को पहचानना है। सिर्फ 19 टुकड़े हैं पुलिस के पास, बॉडी के सारे पार्ट्स सिवाय सर के। फॉरेंसिक टीम भी लगी। अब ये हुआ कि जांच वाँच शुरू करो भाई, और ये पता करें फॉरेंसिक टीम की लाश किसकी है, कितनी उम्र होगी। फॉरेंसिक टीम उधर काम कर रही है, इधर पुलिस अब अपने काम पे जुट गई। सबसे पहले ये पता करना था कि चूंकि ये लाश के टुकड़े एक महिला के हैं, क्या आसपास के इलाके में कोई महिला हाल में गायब हुई है, किसी की मिसिंग रिपोर्ट है। अब 5 किलोमीटर के दायरे में तो लाश के टुकड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी कि कातिल चालाक है। तो हो सकता है कि जो भी महिला हो वो कहीं दूर की हो और लाश यहाँ लाकर ठिकाने लगाया गया, क्योंकि 5 किलोमीटर तक घूम घूम कर उसने टुकड़े फेंके थे। खैर, पुलिस अब अपनी तलाश शुरू करती है। आसपास के जितने भी लोकल पुलिस स्टेशन हैं उन सब जगहों पर पूछती है, भाई कोई मिसिंग रिपोर्ट है। 24 घंटे में पहली कामयाबी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि इसी एक तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट है, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट से एक महिला गायब हुई है, और उस महिला के हस्बैंड ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 अगस्त को दर्ज कराई थी। लास्ट के टुकड़े 7 अगस्त को मिले, 7 अगस्त को, और इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 अगस्त को लिखाई गई। पुलिस की एक टीम फौरन घर पहुंची, पुलिस स्टेशन पहुंची, देखा मिसिंग रिपोर्ट में क्या है। तो जब पूछताछ हुई और मिसिंग रिपोर्ट देखा गया तो पता चला कि जिस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट है उसका नाम लक्ष्मी देवी है, उम्र 42 साल, 42 ईयर्स। अब लक्ष्मी देवी
इसी इलाके के बिल्ला गांव की रहने वाली थी और 3 अगस्त को अपनी बेटी के घर गई थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। तेजस्वी के घर गई और उसके बाद बेटी को ड्रॉप किया और वापस अपने घर आ रही थी, लेकिन घर पहुंची नहीं। तो जब 3 अगस्त को पहुंची नहीं तो देर रात पति ने रिपोर्ट लिखा थी। अब पुलिस को तेजस्वी और उसकी मां लक्ष्मी देवी, इन दोनों की जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल ये था कि आखिर लक्ष्मी देवी का कत्ल इतनी बेदर्दी से और लाश के टुकड़े ऐसे किसने किए। तो मरने वाले की शिनाख्त तो हो गई, लेकिन अब आगे की जांच और कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए एक चुनौती का काम था। खैर, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले डिपेंड आजकल सीसीटीवी कैमरे पर होते हैं, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। लेकिन चूँकि 5 किलोमीटर के रेडियस में बॉडी के टुकड़े थे, तो पुलिस को लगा कि कातिल काफ़ी बड़े एरिया में घूमा होगा। जहाँ की लक्ष्मी देवी थी वहाँ तो सीसीटीवी से कोई कामयाबी मिली नहीं, लेकिन उस इलाके के बाहर जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो पहली लीड मिली। पहली लीड ये कि 3 अगस्त को ही एक एसयूवी इस इलाके में घूमती हुई नजर आई थी और उसने कई चक्कर काटे। बहुत सारी गाड़ियां घूम रही थी, लेकिन ये एसयूवी इस इलाके के कई चक्कर काट रही थी। अब कई चक्कर काटने पर पुलिस का शक गया, लेकिन फिर भी लगा कि हो सकता है बार बार कई बार लोग आते हैं। लेकिन जब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखा और फिर दूसरे कैमरे में वही एसयूवी, एक एसयूवी पीछे से कैद हुई थी कैमरे में, एक आगे से। बोनट उसका बड़ा अजीब था, डिफरेंट था, शायद उसको मॉडिफाई करके बनाया था उसके मालिक ने। तो एक उसकी ख़ास पहचान थी बोनट, क्योंकि वो डिफरेंट था। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जब 2 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने इस एसयूवी को देखा तो पाया कि आगे का नंबर प्लेट अलग है और पीछे का नंबर प्लेट अलग। अब ऐसी बेवकूफ़ी अमूमन कोई करता नहीं है। एक गाड़ी और आगे पीछे 2 अलग नंबर प्लेट। जब 2 कैमरों के ज़रिए पुलिस की नज़र इस अलग अलग नंबर प्लेट पर पड़ी, तब पुलिस के कान खड़े हुए। उन्हें लगा कि इस एसयूवी का कोई ना कोई कनेक्शन लक्ष्मी देवी के मर्डर केस से। लेकिन जब गाड़ी में आगे और पीछे 2 अलग नंबर प्लेट हैं तो ये पहले ही तय था कि ये फेक होंगे, पर उम्मीद थी कि शायद एक असली हो। पर कातिल इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि एक असली नंबर प्लेट के साथ घूमे और एक तरफ नकली नंबर प्लेट लगाए। थोड़ी अथॉरिटी से जांच के बाद पता चला कि ये दोनों नंबर प्लेट फेक है, फर्जी। अब पुलिस के फिर हाथ खाली, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस इस गाड़ी के पीछे लगी रही कि इस गाड़ी का मालिक कौन हो सकता है। तो अब इसके बाद पुलिस ने अथॉरिटी के ज़रिए इस नंबर प्लेट को छोड़कर, चूँकि इसका एक बोनट ख़ास डिज़ाइन का बना था, तो जितने भी आसपास में ऑटो शॉप और बाकी दुकानें थी वहाँ पुलिस की टीम गई और आखिरकार एक ने पहचान लिया। उसने कहा कि इस गाड़ी को मैं जानता हूँ। अब जब उस गाड़ी को उसने पहचानने की बात की तो फिर उस गाड़ी के मालिक का भी नाम पता चला कि इस गाड़ी का जो असली नंबर था, क्योंकि उस ऑटो शॉप पे असली नंबर था जब उसने वहाँ बनाया हुआ, बाद में फेक यूज़ किया था। तो उस गाड़ी का ओनर सतीश नाम का एक शख्स था। अब सतीश उसी गांव से कुछ दूरी पर रहने वाला एक नौजवान। पुलिस को सतीश का नंबर मिल गया। अब जब सतीश का नंबर मिला और पुलिस ने उस सतीश के नंबर पर उसकी CDR निकाली, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो एक हैरान करने वाली बात पता चला कि सतीश 3 तारीख को इसी इलाके में घूम रहा था जिस इलाके में ये एसयूवी घूमते हुए दिखाई दी। और हैरत की बात यह है कि 4 अगस्त से उसका मोबाइल स्विच ऑफ, यानी इंसिडेंट के दिन फ़ोन ऑन और इंसिडेंट के बाद फ़ोन ऑफ। अब पुलिस को सतीश पर शक गया कि हो ना हो इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन सतीश गायब। अब पुलिस के पास फ़ोन था, उसी मोबाइल के ज़रिए अब पुलिस उसका लोकेशन तलाश कर रही है। आखिरकार चिकमंगलुरु में उसका लोकेशन मिलता है। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है और जिस जगह पर सतीश छुपा हुआ था वहाँ से उसे गिरफ्तार कर लेती है। सतीश के साथ उसका एक और साथी था जिसका नाम था किरण। इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को पुलिस लेकर आती है
और पूछती है लक्ष्मी देवी मर्डर केस और इस गाड़ी के बारे में। लेकिन जब सतीश अपनी कहानी सुनाता है तो पुलिस वालों को लगता है उनके हाथ फिर खाली है। कहता साहब ये गाड़ी मेरी है ही नहीं, ये तो गाड़ी मैंने 6 महीने पहले बेच दी थी और इस गाड़ी का ऑनर कोई और है और मैं वहाँ था ही नहीं, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। अब पुलिस के पास डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था, वो गाड़ी घूम रही है, गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन सतीश कहीं कैद नहीं है। फिर जिस लक्ष्मी देवी का मर्डर हुआ उससे दूर दूर तक सतीश का कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, उस गांव से कोई कनेक्शन नहीं। जब ये सारी चीज़ें खंगाल ली, सतीश के घर वालों से लेकर उस गांव और लक्ष्मी देवी के रिलेटिव तक सारी बातें, पुलिस को लगा कि शायद वो भी कहीं कुछ लिंक मिसिंग है और वो बार बार कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ। अब पुलिस ने फिर से कहा कि अपनी जांच शुरू करते हैं। अब उसने कहा था 6 महीने पहले मैंने ये गाड़ी बेच दी थी। अब पुलिस ने जब देखा तो कहीं से रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा कि इसने 6 महीने पहले जो गाड़ी बेची है तो किसी का तो नाम होगा। लेकिन खैर उसने बताया, तब पुलिस उसके बयान के आधार पर कि 6 महीने पहले ये गाड़ी बेची और उसने कहा ये गाड़ी मेरे नाम पर नहीं है। अब पुलिस तलाश करती है अथॉरिटी के ज़रिए, जिस जगह पर ऑटो शॉप वर्कशॉप में ये गाड़ी को मॉडिफाई किया गया वहाँ फिर एक नाम आता है और पता चलता है कि एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर रामचंद्रैया, उम्र 42 साल। डॉक्टर रामचंद्रैया ने ही सतीश से ये गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सतीश के नाम पर, मतलब अपने नाम पर किया ही नहीं, सतीश के नाम पे छोड़ दिया था। अब मालिक तक नहीं पहुंच गई पुलिस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं कि भाई वही कातिल है, ये साबित कैसे करें। लेकिन अब जैसे ही रामचंद्रैया की कुंडली निकाली गई तो पुलिस को लगा सब कुछ आईने की तरह साफ है। उसकी वजह ये थी कि जब रामचंद्रैया के बारे में पता किया गया तो उसका सीधा कनेक्शन लक्ष्मी देवी से निकला है। रामचंद्रैया लक्ष्मी देवी का दामाद था। लक्ष्मी देवी की उम्र 42 साल, डॉक्टर रामचंद्रैया की उम्र 47 साल, 47 ईयर, लेकिन उसने अपने 20 साल से छोटी लड़की से शादी की। ये उसकी सेकंड मैरिज थी, पहली बीवी से डिवोर्स हो गया था और शादी के बाद उसे एक बेटा भी हुआ। तो अब जिंदगी ठीक चल रही थी डॉक्टर रामचंद्रैया की, लेकिन उसकी सास यानी लक्ष्मी देवी का उसके घर पर काफ़ी इंटरफेरेंस था। वो अक्सर घर आती, अपनी बेटी को समझाती और रामचंद्रैया को ये लगता है कि सास जिस तरीके से मशवरा दे रही है अपनी बेटी को, उससे उसका घर टूट जाएगा। वो उसे कई और उसके हिसाब से ऊट पटांग बातें बताती। रामचंद्रैया ने अपनी पत्नी तेजस्वी को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि देखो हमारी गृहस्थी है, अपनी माँ की बातों से दूर रहो और हमारे पर्सनल मैटर में उनकी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी देवी मानी नहीं। धीरे धीरे काफ़ी समझाने के बाद डॉक्टर रामचंद्रैया को आ गया गुस्सा। उसने कहा कि अगर वो इसी तरीके से तेजस्वी को समझाती रही और उसके घरेलू मामले में दखल देती रही तो ये घर टूट जाएगा। और उसने बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी की थी, उम्र का भी फासला था, कहाँ 47, कहाँ वो 20 साल की। तो धीरे धीरे उसे एक डर ये भी लगा कि कहीं सास के बहकावे में आकर उसकी पत्नी उसे छोड़ न दे। अब इसी उधेड़-बुन में वो लगा रहा कि क्या करे। फरवरी के महीने में इसी साल उसने तय किया कि अगर अपनी गृहस्थी को ठीक से चलाना है तो सास को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब इसके बाद वो साजिश बुनता रहा कैसे क्या करना है। इत्तेफाक से वो सतीश को जानता था, किरण को जानता था। उसने उन दोनों से बात की और कहा कि मुझे अपनी सास को मारना है और इसमें अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। सतीश भी लालच में आ गया, किरण भी लालच में। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि कत्ल ऐसा होने चाहिए कि पुलिस सबूत ढूंढते ढूंढते थक जाए। इसी के बाद डॉक्टर साहब ने 6 महीने पहले सतीश से ही SUV खरीदी, पर नाम पे अपने नहीं लिया क्योंकि वो अपने आप को भी बचाना चाहता था। उसके बाद उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उसका बोनट,
और फिर साजिश बुनना शुरू कर दिया। 3 अगस्त को सास उसके घर आई तेजस्वी से मिलने की, और वो अक्सर आती थी और वो इसी बात पे नाराज़ रहता था। वो जब भी आती उसे लगता कि अपनी बेटी को कुछ नया गुण दे के जाएगी। खैर आई, और उधर सास भी अब नाराज़ रहती थी, लेकिन उस दिन उसने सास से बड़े अच्छे से बात की और फिर बोला कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद अपनी उसी SUV में उसे बिठाया, रास्ते में सतीश और किरण को लिया। उसने कहा कि इन्हें भी रास्ते में छोड़ना है। अब वो चल दिए। पीछे की सीट पर सास बैठी थी और सतीश और किरण बैठा था, आगे डॉक्टर चंद्रैया गाड़ी चला रहे थे। रास्ते में ही दोनों ने मिलकर सास का गला दबा दिया। सास के कत्ल के बाद बॉडी को उठाकर डिग्गी में रखा और फिर ये वहाँ से चल दिया। इसके बाद एक गांव के बाहर बिल्लाव गांव, वहाँ पर इन्होंने रात को उसी डिग्गी में से लाश निकाली। लाश निकालने के बाद तेज़ धार हथियार पहले से था, लाश के टुकड़े किए, और ये डॉक्टर का हुक्म था कि इतने टुकड़े करो कि अगर पुलिस को लाश के टुकड़े मिले भी तो पता नहीं चले कि मरने वाला है या मरने वाली है, और छोटे टुकड़े होंगे तो जानवर वैसे ही खा जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इन्होंने इसके बाद तेज़ धार हथियार से लाश के पूरे टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद अलग अलग पॉलीथीन में रखा उसी गाड़ी में, और फिर पूरी रात गाड़ी चलाते रहे और टुकड़ों को फेंकते रहे। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने लाश के टुकड़े फेंके। जब सारे टुकड़े फेंक दिए 19 अलग अलग जगहों पर, तो फिर सतीश और वो अलग, और डॉक्टर रामचंद्रैया अपने घर। लेकिन आखिरकार तीनों पकड़े गए। इनकी निशानदेही पर वो सर भी बरामद हो गया। वो उन्होंने 20वीं जगह पर फेंका था, और सर के ऊपर कुछ मट्टी वट्टी भी डाल दिया था ताकि चेहरा शिनाख्त न हो लगे। तब भी जब सर बरामद हुआ तो लाश की हालत ख़राब थी, लेकिन वो भी बरामद हो गया, और उससे फिर आइडेंटिफिकेशन में और भी आसानी हो गई। अब ये तीनों पुलिस कस्टडी में, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिए गए। डॉक्टर रामचंद्रैया से पूछा जब पुलिस ने कि आखिर इतनी बेदर्दी से क्यों तुमने अपनी सास को कत्ल किया, उसने कहा मुझे डर था कि मेरी सास मेरी बीवी को जिस तरीके से गुमराह कर रही है उससे हमारा घर टूट जाएगा, और मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ना मेरी बीवी मानी ना सास, और वो अक्सर घर आ जाती, और जब भी घर आती तभी मुझे लगता कि वो कोई ऐसी बात करके जाएगी जिससे शायद मेरा घर टूट जाएगा। तो जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो फिर मैंने सास को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पति पत्नी को मार रहे हैं, पत्नी पति को, लेकिन यहाँ एक दामाद ने सास को निपटा दिया। वो भी इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सास उसके और उसकी बीवी के बीच में आ जाए। बचने की पूरी कोशिश की थी। 5 किलोमीटर का दायरा, 19 लाश के टुकड़े, 20वां चेहरा, लेकिन एक कुत्ते के हाथ एक हाथ लग गया, मतलब मुंह में, और उसी दिन पहली लीड मिली और उसी दिन से ये केस सामने आया। तो ये थी आज की कहानी।